बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों और अजीज़ नाजरीन, हम आप सभी का उर्दू राइटर तरियाक उर्दू राइटर्स और इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन में इस्तकबाल करते हैं। आज का हमारा ये खुसूसी प्रोग्राम दस्तक, जिसमें आज हम एक ऐसी प्यारी सी शख्सियत को आपके रूबरू करवा रहे हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं और जो गमगीन लोगों को मुस्कुराहट देते हैं, उन्हें खुशियाँ अता करते हैं, उन्हें हंसाते हैं। ऐसी प्यारी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मुश्ताक खान साहब। हम आपका इस्तकबाल करते हैं जनाब इस प्रोग्राम दस्तक में। हमारे साथ जनाब हनीफ कमर साहब भी मौजूद हैं। हनीफ कमर साहब से गुजारिश करते हैं कि वो अपने प्रोग्राम दस्तक में गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें। जनाब हनीफ कमर साहब। शुक्रिया जनाब मेर साहब हसन और खान साहब का भी जनाब हनीफ साहब, आपकी आवाज़ कुछ कम है। थोड़ी आवाज अभी आ गई थोड़ी आवाज में रवान किया। हाँ जी, थोड़ी जी हाँ, जी हाँ। तो ये थे जनाब मेर साहब हसन या हनीफ साहब, आपकी आवाज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इंटरनेशनल उर्दू फाउंडेशन अभी आ रही है। हाँ जी जी। अच्छा, सॉरी, मुझे वो हेडफोन लेना चाहिए क्या? जी जी, लेने तो बहुत अच्छा। मुझे हेडफोन लेना चाहिए ना? कैन एक आज जाके आ सकता हूँ? जी जी सर, एक सेकंड। जी जी। हनीफ साहब, जनाब मुश्ताक साहब की गुजारिश है कि 5:35 तक ख़त्म कर दें, क्योंकि वहाँ पर फिर अजान होती है। जी जी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मुश्ताक खान साहब जी, मेरी गलती थी, माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था। जी हनीफ साहब, अपना शुरू करें। जी जनाब। जी चलिए हनीफ कमर साहब आते रहेंगे। सर, सबसे पहले आपसे एक जो आमतौर पर बुनियादी सवाल होता है कि फिल्म इंडस्ट्री और एक्टिंग की जानिब आप कब और किस तरह से आए? सबसे पहले तो मैं दस्तक के नाजरीन को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे किरदार को पसंद करते हैं एज एन एक्टर। बहुत बहुत शुक्रिया हनीफ भाई का, आपका जनाब। इसमें गरामी जानना चाहूँगा, माफ़ करना मेरा हेडफोन था, कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी मुझे। मीर साहिब हसन साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और मुझे अपने दस्तक के इस खूबसूरत प्रोग्राम में लाने के लिए, उर्दू एजुकेशन के लिए की तरफ से मैं सभी हमारे नाज़रीन का, सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। हाँ, तो मैं आपने ये पूछा कि मैं इस तरफ मेरा रुझान कैसे हुआ। जनाब, जैसे कहते हैं कि ये जो कुछ चीज़ें होती हैं जो अल्लाह की देन होती हैं, जिसे हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं, बस यही समझ लीजिए कि शुरू से ही रुझान रहा मेरा एक्टिंग की तरह और अपना अभिनय की तरफ। तो मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ मेरा ज़्यादातर ध्यान जो है वो सब एक्टिंग में ही जाता था। तो मैंने अपने एजुकेशन पीरियड में, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैंने 90% मैं कह सकता हूँ कि मेरा ध्यान पूरा इसी तरफ स्टेज पे होता था, मंच पर होता था, और बहुत ही कम मतलब वक्त मैं पढ़ाई के लिए दे पाता था। लेकिन मेरा सारा का सारा ध्यान मैं अपने दोस्तों को इकट्ठा करता था और मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता था और मैं स्टेज पर जो है ना छोटे छोटे शॉर्ट प्लेज में करता था। और मैं खुद डायरेक्टर होता था और मैं एक्टिंग भी करता था और मैं बाकी आर्टिस्टों को भी इकट्ठा करता था। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कहानी में, किसी भी मतलब स्टोरी में या ड्रामे में या प्ले में मेल फीमेल भी चाहिए होता है, तो हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होता था वो टाइम पे। दिस मैं लेट 70s की बात कर रहा हूँ।
उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त भी हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल होता था। लड़कियों को उनके पेरेंट्स जो है अलाउ नहीं करते थे स्टेज में एक्टिंग करने के लिए। तो हम जो है वो ऐसे कमले थोड़े से उस तरह के, आप समझ रहे हैं ना, मतलब थोड़े चिकने से लड़कों को, ऐसा कुछ गोरे चिट्टे लड़कों को हम स्कूल से छांटते थे और उनको पटाते थे, और उनको पटाने के लिए बहुत कुछ उनको खिलाना पड़ता था, कभी मीठा, कभी आइसक्रीम, कभी कुल्फी, कभी ये, तो कभी वो, तो कभी पिपरमेंट, कभी बिस्किट, और उनको पटा के हम लेके आते थे, उनसे हम रोल करवाते थे फीमेल का। तो ये रुझान सर मेरे को ना शुरू से रहा। तो आई स्टार्टेड माई एक्टिंग कैरियर, मैं तो कह सकता हूँ, व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड, 6वीं क्लास से मैंने शुरू कर दिया था। स्कूल डेज में मैं नाटक किया करता था। जो भी वहाँ पे फंक्शंस हुआ करते थे स्कूल के, जो एनुअल फंक्शन होते थे, जो दुर्गा उत्सव होता था, जो गणेश उत्सव होता था, या जो भी मतलब इस तरह के जो रामनवमी मेले में जो नाटक, वो सब में मैं पार्टिसिपेट करता था। तो मुझे शुरू से वही था। और मेरे प्रोफेसर, मेरे गुरुजी, मेरे दोस्त, मेरे सारे लोग मुझसे कहा करते थे कि यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो यू हैव टू गो टू पूना या मुंबई चले जाओ, यहाँ क्या कर रहे हो। और मुझे उस वक्त, मैं इतने छोटी जगह का, मध्य प्रदेश में एक बालाघाट जिला है वहाँ, और भी उसके अंदर एक तहसील है, उसका नाम बैहर है, और एकदम आदिवासी ट्राइबल एरिया है वो। वहाँ मतलब वो टाइम पे मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट 75 से पहले की बात कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे मतलब लोग कहते थे, और मुझे लगता था नहीं भाई ये तो एक ड्रीम है, एक सपना है। ठीक है, मेरे को एक्टिंग का शौक, मैं यहाँ जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, कि वो उतनी मेरी कुव्वत नहीं है कि मैं पूना या मुंबई जा सकूं। और क्योंकि मेरे घर में जो पेरेंट्स थे वो टोटल मतलब दीनी लोग थे ना, मेरे पेरेंट्स नमाजी मतलब, और अब वो स्टेज में काम करना, एक्टिंग करना, वो समझते थे ये भांड लोगों का काम है, ये मतलब ये क्या मतलब नचनिया कर रहे हो कि भाई नाटक। तो मैं चोरी छुपे नाटक किया करता था, लेकिन मेरे बड़े भाई महफूज खान थे, वो मुझे काफी जो है उन्होंने बूस्ट अप किया है। तो मैं फिर अभी इस तरह, मैं एक हादसा हुआ था हमारे बालाघाट जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो उसी हादसे के चक्कर में मैं बॉम्बे आ गया, और यहाँ पर एक नेशनल एकेडमी होता था फिल्म एंड टेलीविजन, उसको ज्वाइन किया, वहाँ मेरे को सिलेक्शन हुआ और मुंबई आ गया। जी, तो ये पहली फिल्म, आपको जो पहला किरदार था आपको कैसे मिला, और वो किरदार क्या था? उसको करते वक्त क्या आपको, चूंकि आप ड्रामे से आए थे, तो कुछ तकलीफें भी हुई या बिल्कुल आसान था आपके लिए? नहीं, देखिए पहला किरदार, अरे बड़ा मुश्किल था वो टाइम पे। तो मतलब आप क्या बताऊं, आप सही में जो हमने ना स्ट्रगल, जो जद्दोजहद की है उस टाइम पे। अभी तो इतना आसान हो गया है, सब टेलीविजन आ गए हैं, और वेब सीरीज हो गई है, और शॉर्ट फिल्में हो गई हैं, और अब तो मतलब लोग यहाँ से जाते हैं दूसरे शहरों में, आर्टिस्टों को लेके आते हैं। मेरे वक्त में तो बहुत डिफिकल्ट था सर। अगर आपको एक छोटा सा रोल मिल गया तो हम लोग तो इतने खुश होते थे कि मैं क्या बताऊं, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा कोई खजाना मिल गया हो। तो बहुत मुश्किल था वो टाइम पे। लेकिन मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त थे, मिस्टर सुरेश जरगर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि यार आप थिएटर ज्वाइन कर लो। तो मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, और एक बहुत अच्छा थिएटर मैंने ज्वाइन किया था, उसका नाम इप्टा, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ। ये जो 1942 में शुरू हुआ था, जिसके बड़े बड़े अच्छे मतलब जो है ना बड़ी बड़ी हस्तियां थी इसमें, बलराज साहनी साहब, संजीव कुमार साहब, नितिन शेट्टी साहब, है ना, और उसमें फिर कादर खान साहब, और फारूक शेख साहब, शबाना आजमी, कैफी आजमी, शौकत आजमी, सुलभा आर्या, मिस्टर रमेश तलवार, RM सिंह, MS सत्यू, है ना, भरत कपूर, फारूक शेख साहब, यूनुस परवेज, मैकमोहन, ऐसे बहुत सारे कलाकार वहाँ थे। वो मैंने ज्वाइन किया, और अल्लाह ने मेरा रुतबा बनाए रखा वहाँ पर। बड़े अच्छे मुझे काम मिले, सराहे गए, और मुझे अच्छे अच्छे रोल्स मिले थिएटर में, और थिएटर से ही फिर मुझे बुलाया गया, और थिएटर से ही मुझे फिल्में मिली। मेरी पहली जो फिल्म थी जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम कैमरा मैंने फेस किया था, उस फिल्म का नाम था तृप्ति। उसमें संजीव कुमार साहब थे, और शशि कपूर साहब थे, और स्मिता पाटिल थी। वो मेरा फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया था, बहुत स्ट्रगल किया। उसके बाद फिर मेरे प्ले देख करके मिस्टर इस्माइल श्रॉफ ने मुझे थोड़ी सी बेवफाई में रोल दिया, और इस तरह से मैं लोगों के थोड़ा छोटे छोटे रोल मैं करने लगा। लेकिन सबसे बड़ा रोल जो मुझे मिला, जो मेरा एक प्ले था बहुत बड़ा हिट हुआ, वो उसका नाम था लोक कथा।
वो हमारे इप्टा के मिस्टर रमेश तलवार जो जिन्होंने की बड़ी बड़ी फिल्में आपने देखा होगा, उन्होंने आखिरी सवाल फिल्म बनाई, उसके बाद फिर उन्होंने अपना दूसरा आदमी फिल्म बनाई थी, जमाना बनाई थी, साहिबा बनाई थी, ये वो रमेश तलवार है जो थिएटर में भी काम कर, उन्होंने अपने प्ले में मुझे रोल दिया था लोक कथा। वो प्ले देखने मिस्टर सलीम खान आए थे, राइटर सलीम खान, सलमान खान के फादर। जी हाँ, वो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे पसंद किया मेरे रोल को, और रमेश जी को बोला कि यार वो एक्टर कौन है, उसको बोलो मुझे मिलेगा। और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब मैं सलीम साहब से मिला, और उसके बाद फिर सलीम साहब ने मुझे बहुत ही बूस्टअप किया, बहुत मेरी तारीफ की, और मुझसे कहा कि मिलते रहो भाई, है ना, तुम बहुत अच्छे एक्टर, बस आपने कह दिया तो बहुत। तो ये है। उसके बाद उन्होंने ही मुझे वो एक बार जब मैं उनके घर मिलने गया, बोला अच्छा हुआ यार तुम आ गए, चलो चलो चलो, आ जाओ जाओ। महेश भट्ट एक फिल्म बना रहे हैं, उनकी मैं फिल्म लिख रहा हूँ, वो फिल्म का नाम था कब्जा, और उसके पहले उन्होंने उनके लिए फिल्म लिखी थी नाम फिल्म जो है वो बहुत बड़ी हिट हो गई थी, और उस वक्त महेश भट्ट जो मतलब वो नंबर 1 डायरेक्टर थे और बहुत बड़े हिट डायरेक्टर थे, और हर कोई उनके साथ काम करना चाहता था। तो सलीम साहब ने मुझे भट्ट साहब से इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद मैं जो भट्ट साहब से मिला हूं तो मेरा काम जो शुरू हुआ, फिर उसके बाद फिर भट्ट साहब की जितनी भी फिल्में थी मैंने की, स्वयं हो या कब्जा, आशिकी, सड़क, जुनून, दिल है कि मानता नहीं, हाँ मेरा ही प्यार के, गुमराह, सातवां आसमान, मिलन, नाराज, सर, इतनी फिल्में मैं आपको बताऊं, बहुत सारी फिल्में मैंने उनके साथ की, और मतलब उनकी फिल्मों से सड़क। जी, आप इस तरह से महेश भट्ट के एक खास उनके ग्रुप में शामिल हो चुके थे। जी जी हाँ, वो बहुत अच्छा। वो कब्जा में क्या हुआ, पहली फिल्म थी कब्जा में, कोई एक सीन था जो उनको पसंद आ गया, उनको पसंद आया तो वो थोड़ा सा अच्छा हो गया था, तो अल्लाह का करम रहा, तो उसके बाद उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं, फिर उन्होंने कहा नहीं, अभी हर फिल्म में उन्होंने डिफरेंट रोल दिए। एक और गुनाह, मैं कितनी फिल्म, मेरे को बहुत सारी फिल्में तो मैं भूल भी गया, कुछ 15 फिल्में मैंने उनके साथ की, और सारी हर फिल्म में उन्होंने डिफरेंट रोल दिया, तो एक पहचान बनी, वहां से एक पहचान बनी। उसके बाद फिर बाहर की फिल्में भी मैंने की, डेविड धवन के लिए जोड़ी नंबर 1, और एक 11, और फिर उसके बाद एक गदर फिल्म एक बहुत बड़ी हिट हुई थी, जो मैंने सनी देओल के दोस्त का रोल मैंने किया था, वो फिल्म की मैंने। फिर अनीस बज्मी ने मुझे बहुत अच्छे रोल्स दिए, खासकर उनकी वेलकम में तो काफी बड़ा अच्छा रोल दिया था, जो काफी हिट भी हुआ था, मेरी एक टांग नकली है, काफी वो डायलॉग आज भी लोग मुझसे सुनते हैं। हमें राय प्यार के सर को ये बहुत बड़ी। जनाब हनीफ साहब कंटिन्यू। हनीफ साहब का कुछ क्या माइक का प्रॉब्लम है या कुछ? हाँ कुछ देखिए हनीफ साहब बोलिए, हनीफ साहब बोलिए, हनीफ साहब के साथ कुछ प्रॉब्लम है क्या सर? हाँ, असल में इस तरफ बारिश बहुत हो रही है, जहाँ हनीफ साहब हैं वहां से लेके जहाँ हम हैं बारिश बहुत ज्यादा है। बहरहाल मेरे मुंबई में भी बहुत बारिश हो रही है। जी, लेकिन मैं देख रहा हूँ उनकी तस्वीर। चलिए कोई बात नहीं। तो महेश भट्ट के अलावा मतलब आपने अब तक जितनी फिल्में की हैं मुश्ताक साहब, उसमें कौन सी फिल्म है जो आप कह सकते हैं कि ये मेरे लिए यादगार? हेलो, भट्ट साहब के साथ तो सर सारी फिल्में मैं कह सकता हूँ, है ना। हाँ जी, बोलिए हनीफ भाई है। हाँ हनीफ साहब। अच्छा, वो हनीफ साहब थोड़ा सा प्रॉब्लम है वॉइस में। तो भट्ट साहब के अलावा फिर जैसे मैंने कहा कि डेविड धवन की कुछ फिल्में थी मेरी, है ना, एक 11, जोड़ी नंबर 1, अनीस भाई की सैंडविच एक फिल्म थी। फिर मैंने अनीस भाई के साथ गोपी कृष्ण एक फिल्म आई थी, सुनील शेट्टी की डबल रोल था, वो अनीस भाई ने लिखा था। उसके बाद फिर मैंने एक गोविंदा डबल रोल में था, वो सैंडविच, वो भी मैंने की, बहुत अच्छा रोल था उसमें मेरा। उसके बाद फिर अनीस भाई ने वेलकम बैक, ये फिल्में मैंने उनके साथ की। फिर मैंने गदर फिल्म के अनिल शर्मा के साथ, उसमें सनी देओल का दोस्त का रोल किया था मैंने, जो पाकिस्तानी किरदार मैंने प्ले किया था। फिर और भी फिल्में, शस्त्र जी फरमाइए। नहीं, हम कह रहे थे कि जितने लोग भी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आते हैं उनका सपना होता है कि वो बतौर एक्टर जो हीरो के तौर पर वो फिल्म में लॉन्च हो। क्या आपका भी ऐसा ही कोई सपना था, या जो सोचकर आप थे उससे आपने पाया?
नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको सही बताऊं, फैक्ट बता दूं मैं आपको। जैसे कि मैं हर दिन आईना देखता हूं तो मुझे पता है कि मैं क्या हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं मुंबई आया ही नहीं कि मैं मतलब मेरे को हीरो बनना है। मैं तो एक्टर एक्टर बनने आया बस। जी जी मैं सिर्फ एक्टर बनने आया था और जी। मुझे सिर्फ एक्टिंग करनी थी। मतलब ये नहीं था कि मैं हीरो बनूंगा या ऐसा हो, कुछ नहीं। और मैं जब मुंबई आया था तो मेरे तो सर में बाल भी नहीं थे, पर मुंडा बाल था एकदम, एक भी बाल नहीं थे मेरे। और मैं फ्रेंकली स्पीकिंग जब मैं आया था, तो आप जैसे जानते हैं कि अब गांव देहात का आदमी कैसा होता है, तो लोग को जी। मतलब लगता था कि मुझे देख करके यार ये काय के लिए किया, अच्छा ये भी आ गया, मतलब आप समझ रहे हैं। तो वैसा मेरे ओके। मेरा वैसा, हाँ नहीं, वैसा वैसी मेरी कोई पर्सनालिटी भी नहीं थी। ना ही कोई कि भाई हैंडसम कोई आ गया लंबा ज्यादा अच्छा ऊंचा पूरा, है ना, हीरो बनेगा ये वो फैन। तो मेरे अपने दोस्त भी वहां पर कुछ थे, जो रिश्तेदार भी थे, कह रहे यार वो कहाँ चला गया, क्यों चला गया, क्या होगा। क्योंकि हर एक के जहन में क्या होता है ना हसन भाई, हर कोई क्या चाहता है, लगता है जी। कि यार एक ये क्या है, मतलब दिखता ही नहीं है, तो ये तो हीरो दिखता नहीं है, इसके तो बाल देखो तो है ही नहीं, और इसका चेहरा देखो या फिर इसका उसकी पर्सनालिटी कुछ नहीं है, तो ये क्या, क्यों भैया ऐसा, ये जनरली जो है ना जहन में दिमाग में लोगों के होता है, समझे ना। तो मेरा वैसा कुछ जी। नहीं था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आज की डेट में। आज देखिए आज की डेट में आप किस तरह के हीरोज हैं, आप देख लीजिए। हाँ वो एक जमाना था 60s का या 70s तक, आप कह सकते हो कि हाँ उस वक्त जो है जितेंद्र होते थे या जॉय मुखर्जी होते थे ना, विश्वजीत, मनोज कुमार, हाइट वाले और हैंडसम, तो उस वक्त तो उनको हाँ यार ये हीरो लगता है, तो वो देखते नहीं थे एक्टिंग है नहीं है क्या है। वो उस वक्त वो नहीं था वो चक्कर, वो है ना। तो ठीक है, वो अच्छा दिखता है, लेकिन सर इसके खूबसूरत बावजूद है। नहीं, इसके बावजूद ओमपुरी और ये करीबन 20 साल पहले आज के ज़माने में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये लोग भी हीरो के तौर पे आ रहे हैं। हाँ नहीं नहीं, वो कहानी इस तरह वैसी के लिखी कई जा रही लोग है। हैं। मैं नहीं नहीं, जी। आप आज की देखो, आज की वही तो मैं कह रहा हूँ, कि इन लोगों को लेकर उस तरह कहानी लिखी जाए। अभी देखिए आप, कहानियां बिल्कुल चेंज हो गई है। अब वो हीरो जो है ना, वो उस तरह के झाड़ों के पीछे गाना गाते हुए वो नहीं बनाएगा। ये कैन बी ए सेंट्रल करेक्टर। ये इस तरह के जो करेक्टर है ना, जी। ये जो आप देखिए, अब आप हॉलीवुड की फिल्मों में जो होता था, वहां पे ये नहीं है, मतलब कि वो हीरो है तो वो लव करेगा, हीरोइन के साथ रोमांस करेगा, या गाने गाएगा। वो उस तरह का नहीं है। वो उनको एक चाहिए होता था वो टाइम पे। वो उसके बाद धीरे धीरे आप देख लीजिए, जो पूरा जो है ना स्टोरी लाइन ही चेंज हो गई, पूरा जो है ना फॉर्मेट ही चेंज हो गया। तो आज मतलब जो है ना, आप जैसे आपने बोला ओमपुरी साहब के बारे में बताया, तो वो करेक्टर उस तरह का लिया उन्होंने, कि जी। भाई एक है करेक्टर है, बट हमारा सेंट्रल करेक्टर ही है। आज जितने भी हमारे, आप नवाज भाई हो गए या फिर और भी बहुत सारे, इरफान भाई थे जिनका इंतकाल हो गया, कितने अच्छे एक्टर थे वो। तो जी। वो एक्टिंग स्किल थे ना जी। सर, एक्टिंग एक्टिंग की वजह से थे ना। वो इसके लिए तो नहीं थे ना सर कि वो बहुत अच्छे खूबसूरत दिखते हैं, उनकी बहुत अच्छी हाइट है, और क्या बात है, क्या बाल है उनके, और वो तो नहीं था ना सर। वो तो मतलब वो जी। टाइम था अलग। वो टाइम था अलग, वो जब जितेंद्र साहब हुआ करते थे उस वक्त, जॉय मुखर्जी होते जी। थे, धर्म जी होते थे, मुकेश अपना मनोज कुमार थे, और राजेंद्र कुमार, सब हाइट उनकी, हम उनके देखो ना। जी सर। जी जी। सर हमारे एक व्यूअर हैं, उनका सवाल है कि ऐसी कोई खास फिल्म या ऐसा कोई खास किरदार जो आप करना चाहते हैं, जिसे करने की आपको ख्वाहिश है। अरे वो तो ऐसे ऐसी ख्वाहिश है कि अभी देखिए सर, वैसे साहब मैं आपको ये बता दूं कि कलाकार जो होता है ना, कलाकार तो मतलब जितना भी काम कर ले, वो आज बच्चन साहब ने कितनी फिल्में कर ली और आज तक किए जा रहे हैं। अब उनसे भी पूछेंगे तो कहेंगे अरे भैया बहुत, अभी कुछ भी नहीं किया, अभी तो ये भी है, ये भी है, ये भी। हर की ख्वाहिश होती है सर। अब हम तो क्या है कि वो आप कहते हो ना, बेगर्स कांट बी चूजर्स। मतलब ये कि भैया अगर मैं ये चाहूं कि मुझे ये रोल करना है, तो आप पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। हाँ बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं मैं जो करना चाहता हूँ। क्या हुआ कि मेरी 2 फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी, हमें राय प्यार के और सर। तो उसमें क्या हुआ कि हमें जी। राय प्यार के जो थी वो कॉमेडी फिल्म थी, और सर फिल्म जो थी वो सीरियस फिल्म थी, है ना। तो गैंगस्टर्स फिल्म थी वो। तो हमें राय प्यार के बहुत हिट हो गई, और उसमें मेरा कॉमेडी रोल था, तो वो ज्यादातर लोगों ने मुझे
कॉमेडी रोल देना शुरू कर दिया। अभी अपने ऐसा चलता है कि जो ज्यादा फिल्म हिट हुई है उसको ज्यादा लोग पसंद करते हैं और उसी तरह के रोल्स आपको मिलते हैं, तो आप बंध जाते हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ जो रोल आपको ऑफर हो रहा है वो आपको करना पड़ेगा, वो चक्कर हो जाता है। हालांकि सर फिल्म में मैं टोटल विलेन का रोल किया था, जहाँ मैं मर्डर करता हूँ, लोगों को मारता हूँ और ये सारी चीजें, जो टोटल नेगेटिव रोल था मेरा। बट क्या हुआ कि फिल्म का हिट होना बहुत जरूरी है। जो फिल्म हिट होती है तो छोटे से छोटा कैरेक्टर भी उसमें हिट हो जाता है, और उसके बाद फिर जिस कैरेक्टर में, जिस किरदार में वो हिट होता है, उसी तरह के किरदार उसको ऑफर होते हैं। तो यू कांट डू, आपको करना पड़ता है। तो अभी रोल्स जैसा आपने मुझे कहा, मैं बहुत सारे रोल्स ऐसे करने, संजीदा रोल करना चाहता हूँ, संजीदा रोल, सिंसियर रोल करना चाहता हूँ कि जहाँ, और मैं ये समझता हूँ कि मैं एक एक्टर को वो उस तरह का नहीं बंध के रहना चाहता है कि नहीं साहब मुझे सिर्फ कॉमेडी करना है या मुझे इसी तरह का रोल करना है, स्टीरियोटाइप उस तरह का मैं नहीं करना चाहता, मेरे को डिफरेंट रोल चाहिए। वो उस वक्त इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि जब मैं भट्ट साहब के साथ 15 फिल्में की, तो आप देख लीजिए हर फिल्म में मेरा डिफरेंट किरदार है। तो ये है, बट वो कुछ फिल्में ऐसी उसमें हो गया, कुछ ऐसे रोल जो हिट हो गए, उसकी वजह से हर तरह का हर प्रोड्यूसर ने मुझे उसी तरह के रोल देना शुरू कर दिया। जी। अच्छा ये बताएं सर कि जिस वक्त आप फिल्मों में आए थे उस वक्त अब से 30-35 साल पहले ये, और आज जो नए लोग आते हैं, आज फिल्में पाना आसान है या 30 साल पहले फिल्मों में आना आसान था? आज बहुत आसान है सर, आज बहुत आसान है। जब मैं आया था या हमारे साथी आए थे, मैं आपको क्या बताऊं क्या हालत थी हमारा, है ना सर। रात में जो है ना एक पाव और पानी पी करके हमने गुजारा किया है। लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा सहारा था, यहाँ पर मुंबई में मेरे को ऐसे ऐसे दोस्त दिए हैं, मेरे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त जो अभी नहीं रहे दुनिया में, केतन ठाकर जो ये मुंबई के रहने वाले, आर निवास होटल के मालिक, उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। एक हमारे पापुलर मिल के हमारे सर थे, समझे ना, वो उनके यहाँ मैं जाया करता था, वो चाय के साथ, चाय तो पिलाते थे, उसके साथ साथ हमको वो खाना खिलाते थे। तो इस तरह से, और एक हमारे और दोस्त थे, एक उल्लासनगर एक जगह है ना कल्याण से आगे, तो उन्होंने मुझे बहुत सहारा दिया। तो इस तरह यहाँ पर इस तरह मुझे सहारा मिला है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो उसकी वजह से चलता रहा मामला, मतलब अदरवाइज दैट टाइम वाज वेरी डिफिकल्ट, दैट टाइम वाज वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड। आज की डेट में तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि लोगों को इतना स्ट्रगल ही नहीं करना पड़ता है, क्योंकि आजकल इतने मतलब चैनल्स खुल गए हैं, इतने आप देख रहे हैं नेटवर्क में क्या क्या नहीं हो रहा है, तो बहुत काम मिल रहा है। लेकिन हमने थिएटर ज्वाइन किया और बहुत सीरियसली काम किया और बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया और संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद जो हमें काम मिला उसमें हमें बहुत मुतमईन है, बहुत आनंद है, बहुत खुश है। जी जी। लेकिन अच्छा सर, ये फिल्म इंडस्ट्री के मुतालिक ये सवाल है एक व्यूअर का कि अब से चंद साल पहले कहा जाता था कि फिल्मों में लोग सेकुलर होते हैं, कोई किसी के मजहब को नहीं पूछता, लेकिन क्या पिछले 2-3 सालों में कहा जा रहा है कि वहाँ भी सेकुलरिज्म खत्म होके हिंदू मुस्लिम इस तरह से मजहबी चीजें आ गई हैं, ये कहाँ तक सही है? अनफॉर्चुनेटली ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, बट मैं नहीं समझता, क्योंकि ये हमारी जो लाइन है इंडस्ट्री, जो फिल्म इंडस्ट्री है, ये यहाँ पर जो है ना सर, वो सब हो ही नहीं सकता सर। सेकुलरिज्म तो बिल्कुल है और रहेगा, क्योंकि क्या हमने कभी, मेरे सारे दोस्त जो है नॉन मुस्लिम है और हम लोग एक दूसरे के साथ इतने प्यार से बात करते, कभी दिमाग में बात ही नहीं आती सर, कभी कभी जिक्र भी नहीं होता है, और कभी इस तरह का होता भी है तो सब जो है ना इसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो मैंने तो कभी देखा नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा। मैं तो ज्यादातर लोग ऐसे लोगों के साथ हम काम करते हैं, और अभी तक जितना भी है मुंबई में तो मैंने देखा है, और बाहर भी मेरे को तो बहुत प्यार मिला है सर, सभी से प्यार मिला है। जी बेशक। मार्च 2020 से लेकर आज जून 2021 जो ये कोरोना और फिर लॉकडाउन शुरू हुआ, करीबन 12 से एक हमारा ख्याल से 15 महीने, इन 15 महीनों में आपने इन्हें कैसे गुजारा? कुछ मुश्किलात भी आई या सब ठीक नॉर्मल रहा? कैसा हाल रहा? नॉर्मल कहाँ रहा सर, नॉर्मल तो नहीं रहा, बहुत परेशानी रही। और
क्या होता है, आप जानते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है कि आप जब घर में बैठे रहते हैं ना, तो कुछ दिन तक तो ठीक रहा, चलो ठीक है, ऐसा रहा कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, जब ये बढ़ता गया, तो मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि बहुत अंदर से आपको ऐसा लगता है कि आप, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है ना सर कि अब हम क्या करें तो करें क्या, है ना? जितना घर में हो सकता है वो करते हैं, तो टीवी देख रहे हैं, कुछ ड्रामे देख रहे हैं, कुछ अपने पुराने शोज जो हुए थे वो देख रहे हैं, दोस्तों को फ़ोन कर लिया इधर उधर, कभी बाहर जा भी नहीं सकते ज़्यादा, है ना? तो दोस्तों से सिर्फ फ़ोन पे ही चिट चैट हो रही है, यही सब करते रहे सर। और बहुत ही ख़राब दिन रहे और बहुत अपनों को खोए हैं। अभी चंद दिन पहले ही हमारे मिस्टर अली खान हैं, अब उनके साथ भी एक हादसा हो गया, तो मतलब अब उसको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे बहुत हमारे दोस्त लोग हैं जो हमारे जानने पहचानने वालों में से हैं, वो उनको हमने खोया है और बहुत दुख भरे दिन रहे ये। और खुदा ना करे, मतलब जितनी जल्दी हम दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह जितनी जल्दी हो ये वबा को ख़त्म करे और सब नॉर्मल हो जाए। तो किसी इलाही तरह आमीन। ठीक है, जी काम 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 को लेकर तो बहुत प्रॉब्लम रहा सर, बहुत ही प्रॉब्लम, काम तो कुछ कर ही नहीं पाए ना कुछ, तो वो भी प्रॉब्लम रहा। इकोनॉमिकल भी आप टूट जाते हैं जब आपको, क्योंकि हम तो टोटली डिपेंडेंट मतलब इसी इंडस्ट्री पे, हाँ, फिर भी तो एक दूसरे का सहारा मिलता है, तो कभी-कभी मिल लेते हैं, तो लेकिन फिर भी वो डर रहता है कि यार अब ज़्यादा लोग मिल नहीं सकते, क्योंकि वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी और अ, उसका भी पालन करना है आपको, लॉकडाउन का। जी। तो अभी थोड़ा-सा अच्छा लग रहा है, अभी महाराष्ट्र में ख़ास करके फ़िल्मों की शूटिंग अभी शुरू हुई है और बड़ी खुशी है कि काम शुरू हुआ है थोड़ा-सा हल्के-हल्के, लेकिन इंशाअल्लाह जल्दी फुल फॉर्म में शुरू हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। इंशाअल्लाह। अब सर आते हैं वेब सीरीज़ की तरफ। पिछले हमारे ख़्याल से डेढ़ 2 साल बल्कि थोड़े से ज़्यादा में ये वेब सीरीज़ का एक रुझान चल पड़ा है और इसमें जैसे बॉबी देओल, वो हालाँकि फ़िल्म हुँ, इंडस्ट्री से बहुत दूर हो गए थे, फिर फ़िल्म में आए और उसके बाद उन्होंने एक वेब सीरीज़ आश्रम की, जिससे उनका काफ़ी नाम हुआ। हुँ। तो वेब सीरीज़ जी। की तरफ आपका क्या रुझान है और क्या आप काम कर रहे हैं किसी वेब सीरीज़ में? हाँ, मैं भी कर रहा हूँ, ये तो अच्छी बात है, ये कलाकारों के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे देखिए सर, सबसे सबसे ख़ास बात क्या है, और ये जो लॉकडाउन में जो सबसे अच्छी बात हुई, ये वेब सीरीज़ है या फिर ये शॉर्ट फ़िल्म्स हैं, ये जो भी है ना, ये ओटीटी जो है, ये सारी चीज़ें हैं, इनसे बहुत थोड़ी राहत तो मिली है सबको, और ऐसे कलाकारों को भी जो कि मतलब पूरा अपना फ़िल्मों में काम किया, उसके बाद फिर कम हो गया काम मिलना, या फिर अपना नहीं हुआ, या फिर कोई अच्छा वेब सीरीज़ मिल गई, जैसा कि अभी आपने एग्ज़ाम्पल दिया बॉबी देओल का। ऐसे बहुत सारे कलाकार, मैं भी वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, और वेब सीरीज़ अच्छी 2-3 मैंने की हुई है। एक ट्रिपलिंग 2 मैंने किया था, और एक और मैंने अभी जी। एक भोपाल में जाके शूट किया है, कोटा कोटा फैक्ट्री करके, तो वो उसमें भी मैंने बड़ा अच्छा रोल था मेरा, वो मैंने किया हुआ है। तो वो वेब सीरीज़ हो रही है, और उससे थोड़ा-सा ये है कि एक पूरा यूनिट होता है, उसको काम मिलता है। क्योंकि फ़िल्मों की शूटिंग तो अभी बंद रही, तो वेब सीरीज़ चलती रही थोड़े, तो वेब सीरीज़ कुछ कम लोगों के साथ, कम यूनिट के साथ आप शूटिंग कर सकते हैं, तो और उसको उसका एक दायरा जो होता है वो लिमिटेड हो जाता है। तो उसको उसके उसकी वजह से थोड़ा-सा, लेकिन क्या होता है कि वर्कर्स को काम मिलता है, लोगों को पैसा मिलता है और ज़िंदगियाँ चलती रहती हैं। तो अब अब ये छोटे पर्दे का है, वो वेब सीरीज़ हो या सीरियल्स हों, ये है कलाकार को, आर्टिस्ट हो या फिर वो कोई भी हो, किसी भी फ़ील्ड में हो, डायरेक्टर हो, राइटर हो, मेकअप मैन हो, आर्ट डायरेक्टर हो, काम मिलता रहता है, ये सबसे बड़ी बात है। जी, जी। सर कहा जाता है कि मुंबई एक ऐसा शहर है फ़िल्म इंडस्ट्री की वजह से कि रोज़ाना तकरीबन 10,000 नए लोग यहाँ बम्बई में आते हैं और जिसमें से करीबन 8,000 लोगों का यही सपना होता है कि वो फ़िल्म इंडस्ट्री में आएँ। तो ऐसे जो नए लोग हैं, जो फ़िल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, उनके मुतालिक आप क्या कहेंगे कि किस तरह वो तैयारी करें या कामयाबी कहाँ कैसे हासिल करने के लिए मतलब उन्हें काम के लिए कैसे क्या-क्या कोशिशें करनी होंगी? देखिए हसन साहब, मैं एक बात जानता हूँ कि एवरीबॉडी इज़ वेलकम। हमारे हिंदुस्तान में कोई भी कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये फैक्ट है। हाँ, ये बात सही है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सबको आकर्षित करती है अपनी तरफ।
मैं सिर्फ अपने आने वालों को यही एक सुझाव देगा कि भैया, यू कैन जज योर सेल्फ। आप पहले अपने आप को तोल लीजिए, परख लीजिए, और आप खुद अपने जज हैं, आप खुद अपना फैसला कर सकते हैं। किसी के कहने पर, किसी के बोलने पर प्लीज मत आइए, आप अपने आप को पहले देखिए। क्या होता है सर, हमारे यहाँ कुछ गांव में या छोटे शहर में कोई अच्छा दिखने वाला हीरो टाइप का, या शाहरुख टाइप लगता हूँ, या संजय दत्त के जैसा लगता हूँ, अक्षय कुमार जैसी फाइट कर, वैसा नहीं, उस तरह से मत आइए। आप देखिए आपके अंदर वो है क्या। मैं हमेशा ही, क्योंकि क्या है, फिर तकलीफ हो जाती है। क्योंकि क्या है कि अगर आप में सलाहियत है, आप में वो टैलेंट है, तो प्लीज आइए। क्योंकि ये मतलब नहीं है कि आप तो टैलेंट है तो आते ही आपको काम मिलेगा, नहीं। लेकिन मुझे, आपको मालूम है कि मैं ये कर सकता हूँ, मुझे एक्टिंग करना है, एक्टिंग के अलावा मैं यार क्या कर सकता हूँ, क्योंकि फिर आप अपना वक्त खराब करेंगे। तो आप आएंगे, अब आइए, मेहनत कीजिए, हैव पेशेंस। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो बिल्कुल मत आइए, क्योंकि यू हैव टू हैव पेशेंस। तो आप पहले तो ये देख लीजिए कि हाँ भाई, मेरे में सलाहियत है, हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, मुझे एक्टिंग करना। रुझान हो जाता है सर, आपको मालूम हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले अपने शुरुआत में कहा कि सर मेरा रुझान ही शुरू से ये था, मैं तो एक्टिंग ऐसा लगता मेरे को, यार ये कर दूं, मैं कर दूं, स्टेज में चला जाऊं, माइक पकड़ लूं, कुछ गाना गा दूं, कुछ डायलॉग बोल दूं, कोई सीन कर दूं, कुछ नाटक कर लूं, कुछ तो करूं। मैं फिल्में देखता, खूब फिल्में देखता, उन्हीं फिल्मों को देख देख के मैं खुद राइटिंग भी करता। तो मैं वही कह रहा हूँ। तो ये किसी के कहने पर मत आइए, किसी के ये कहने पर मत आइए कि तू वो लगता है, तू ये लगता है, तू ये इसके जैसा लगता है, तू उसके जैसा लगता है। आप पहले अपने अंदर देखिए कि आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे एक्टिंग करनी है, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो ठीक है, टाइम लगेगा, जब आप यहाँ पर आएंगे कैमरे के सामने, धीरे धीरे आपको पॉलिश होगा। लेकिन आपके अंदर एक कलाकार है अगर ना, तो डेफिनेटली वो बाहर आएगा और इंशाल्लाह आपको काम मिलेगा। क्योंकि अच्छे कलाकार को नजर आ जाता है सर, वो नजर आ जाता है, फिर लोग उसको पिक कर लेते हैं, तो कम मिल जाता है। पर वो ये कि आपको फिर स्ट्रगल करना है, फिर लोगों से मिलना है, और आपको वो सब्र होना चाहिए। यू हैव टू हैव पेशेंस उसके लिए। तो कोई नहीं, क्योंकि सर देखिए ये तो आना जाना है। हमारे पहले सीनियर थे, वो चले गए, फिर हम आए, हम चले जाएंगे, फिर दूसरे आएंगे, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। फिल्में तो बनती रहेंगी, वेब सीरीज बनती रहेंगी, सीरियल्स बनती रहेंगी, ये सब एक्टिंग चलती रहेगी। जी बेशक। बस एक आखिरी सवाल, चूँकि आपने एक ऐसी चीज़ का जिक्र किया था जिसे हम जिसमें दाखिल नहीं कर सकते। आपने कहा था 5:35 तक नमाज अजान का। कोई और बात होती तो जरूर हम उसमें आगे बढ़ा दे, लेकिन नमाज का जिक्र नहीं, मैंने अब देखिए, मैंने हनीफ भाई को हनीफ भाई को मैंने वैसे बोले, तो उन्होंने कहा आधा घंटा 40 मिनट लगे। मैंने कहा ठीक है, 5 बजे कर लेते हैं। तो बस फिर उससे 5:35। बस ये आखिरी सवाल करके आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे कि जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, जो चूँकि ये इसमें ज़्यादातर नाज़रीन ये उर्दू के हैं, क्योंकि हमारा उर्दू फाउंडेशन है और एक मंथली मैगज़ीन है तरियाक, जिसके व्यूवर्स और साथ ही दूसरे भी शामिल हो जाते हैं, वो ख़ासकर उर्दू वाले देख रहे हैं। तो बस हम आपसे यही गुज़ारिश करते हैं कि जाते-जाते एक हमारे नाज़रीन के लिए अपना कोई मैसेज इस मुश्किल घड़ी में, कोरोना काल और देश की जो हालत है वो भी छुपी नहीं, ऐसे में कोई आपका एक पैगाम जो उनके हम सब के काम आ सके। बस आखिरी ये। बस मैं अपने आपके माध्यम से, आपके थ्रू दस्तक के सारे नाजरीन को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और कि उन्होंने मुझे सुना, मुझे देखा, और जो भी हैं, जितने भी हैं, जो भी मेरी फिल्में देखते हैं, मेरा काम देखते हैं, अगर वो पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस कोरोना काल में मैं उनसे यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बस अल्लाह से दुआ करें और सबके लिए दुआ करें, हमारे इस मुल्क के लिए दुआ करें, और अब डटे रहें, क्योंकि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर हम कोशिश करें और हिम्मत से काम लें तो अल्लाह हमारा साथ देगा, हमेशा हमारा साथ देगा। और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक साहब, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपको कामयाबी दे और मज़ीद कामयाबी अता करे। खुदा हाफिज़। शुक्रिया, आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ हनीफ भाई, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़।